कार्यकाल में कई घटनाएं भी ऐसी हुई जिसको ट्रेस आउट किया गया। क्या क्या ऐसी घटनाएं रही जिसमें पुलिस को कई मशक्कत करनी पड़ी? कोटा शहर की पुलिसिंग को प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता है। मैंने जनवरी में कार्य ग्रहण किया। कुछ समय के बाद ही एक परिधि जन हत्याकांड के रूप में पुलिस के सामने एक नई चुनौती आई। एक कोचिंग के टीचर ने ही अपनी ही छात्रा का बर्बरता से मर्डर किया, उसके बाद फरार हो गया। पुलिस की 30 टीमें पूरे मनोयोग से उसको खंगालती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला और अंततः पुलिस ने उस केस को वर्कआउट करके जनता की वाहवाही लूटी। जो जनता कल तक पुलिस के खिलाफ सड़कों पर थी, उन्होंने कोटा शहर की पुलिस को सराखों पे बिठाया। उसके बाद रावतबाटा में एक देवा गुजर नाम के गैंगस्टर अपराधी का मर्डर हुआ। उसकी बॉडी यहाँ शिफ्ट की गई थी। सारा लॉ एंड ऑर्डर कोटा में शिफ्ट हो गया। पहले मोर्चरी में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद बोरावास में उसके काफ़ी हज़ारों समर्थक एकत्रित हो गए। पुलिस ने वो दौर भी झेला और उसके बाद राज्य सरकार ने कोटा पुलिस पर विश्वास जताते हुए रावतबाटा की घटना की एसआईटी का प्रभारी मुझे बनाया और हमारी टीम ने कुछ ही महीनों के अंतराल में जितने भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उस अपराध में शरीक अभियुक्त थे, उन सब की गिरफ्तारी की और एक बड़ा कानून व्यवस्था का संकट खड़ा करने वाला मामला बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निष्पादित हुआ। इसके बाद एक आलिया खान नाम की बच्ची का मर्डर हुआ। उसकी डेड बॉडी जवाहर सागर इलाके में मिली। कोई सुराग नहीं था पुलिस के पास। हॉस्टल से बच्ची गायब हुई, गुमशुदगी दर्ज हुई। पुलिस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था कि एक कोचिंग की छात्रा हॉस्टल से गायब होने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन एक छोटे से सुराग को विकसित करके पुलिस ने उसका पता लगाया और गुजरात जाते जाते वहाँ की एसओजी की मदद से उस अपराधी को धर दबोचा। कोतवाली मकबरा इलाके के एक छोटे बच्चे के बारे में भी आपने देखा होगा। उसी के घर में एक टंकी में बच्चे की डेड बॉडी मिली। बेहद जटिला प्रकरण था कि घर में ही हत्यारे छिपे हों तो उन पर हाथ डालना कितना मुश्किल है, लेकिन पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उस केस को वर्कआउट किया, जिसकी सभी ने तारीफ़ की। चाकूबाजी और फायरिंग के लिए कोटा शहर जाना जाता है, लेकिन एक वर्ष के अंतराल में इन दोनों ही अपराधों पर काफ़ी नियंत्रण की स्थिति रही। कोविड के बाद 2 साल के बाद पहली बार अनंत चतुर्दशी के जुलूस का आयोजन हुआ, दशहरा मेला आयोजित हुआ, सेना भर्ती भी हुई। इतने बड़े आयोजनों के बावजूद भी कोटा पुलिस ने शानदार तरीके से इन सब को हैंडल किया और कोई भी नकारात्मक इंसिडेंट नहीं हुई। सभी ने कोटा पुलिस के इंतज़ामों की तारीफ़ की। अभी हाल ही में जो आपने देखा होगा, पूरे कोटा की आरटीयू का जो मामला सामने आया, शायद पुलिस अगर ऑफेंसिवली डील नहीं करती तो एक जो अंकों के बदले अस्मत मांगने का मामला था, वो कितना बड़ा विस्फोटक रूप लेता और पूरे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती। महिला आयोग की जो टीम आई थी, उसने भी पुलिस की कार्यप्रणाली को सराहा और उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस समय पर इंटरवेन नहीं करती तो शायद स्थितियाँ और बिगड़ जाती। कोविड के बाद कोचिंग के बच्चों की जिस तरह से बाढ़ आई, एक हुजूम सा आप सड़कों पर देखते हैं रोज़ शाम को। फ्लोटिंग पॉपुलेशन बच्चों की 2 लाख से कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद भी इन बच्चों के मन में जिस तरह का सुरक्षा भाव है, वो कोटा की कर्मठ पुलिस की देन है कि पुलिस केवल एक परंपरागत पुलिसिंग का काम नहीं कर रही। बाहर के जो एक तरह से मिनी भारत है कोटा, वहाँ के बच्चे यहाँ आकर जिस सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने बच्चों को सुरक्षा का वातावरण देने के लिए हमारे हेड सेंटर्स बनाए हैं, उनको मित्रवत बनाया है, निरंतर उनके संपर्क में हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों से, हॉस्टल वार्डन से,
पीजी के संचालकों से और हाल ही के घटनाक्रमों में जिस तरह की कुछ सुसाइड्स की घटनाएं हुई, उसके बाद पुलिस ने अपने इस दायरे को और बढ़ाया है और मजबूत भी किया है। मुझे उम्मीद है कि इस फ्रंट पर भी पुलिस ने काफ़ी कुछ किया है और आगे करने की आवश्यकता है और ये निरंतरता जारी रहेगी। कोटा के नाम पर सुसाइड्स के रूप में कोई कालिख नहीं पूते, ये मेरा विश्वास है। इसमें सभी का समन्वित योगदान आवश्यक है, चाहे वो कोचिंग के संचालक हों, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हों, चाहे काउंसलर्स हों, चाहे हॉस्टल वार्डन हों, चाहे पीजी के संचालक हों, चाहे खुद बच्चे हों। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि बच्चे मित्रवत नहीं होकर के प्रतिस्पर्धी हो गए हैं एक दूसरे के। इसलिए एक दूसरे की पीड़ा को अगर शेयर करें, दूर करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये जो हादसे हो रहे हैं उनकी संख्या में काफ़ी कमी आएगी। माँ बाप भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर थोप देते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले के, उन सबको समन्वित प्रयास करें तो कोटा का जो नाम है एक उभरती हुई शैक्षणिक नगरी का, वो आने वाले दिनों में और बेहतर हो सकेगा। मुझे आप लोगों का भी बेहद सहयोग मिला, इसके लिए मैं आपका इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं कि कोटा के मीडिया बंधुओं ने सकारात्मक सहयोग किया और ये सकारात्मक सहयोग का सिलसिला आगे भी जारी रहे, ये मेरी अपेक्षा है। तो आप कोटा की जनता को क्या? कोटा की जनता की अर्थव्यवस्था है वो कोचिंग के छात्रों पर निर्भर करती है और हम बच्चों की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कहीं भी कोई अपराध होगा तो उसका नकारात्मक इम्पैक्ट आएगा। मिनी भारत, यहाँ छोटी सी भी घटना होती है तो पूरे देश में वो खबरों में स्थान पाती है। इसलिए कोटा के नागरिक अपना जो नागरिक का रोल है वो सही अर्थों में अदा करें, पुलिस का सहयोग करें, किसी तरह की आपराधिक घटना नहीं होने दें और बच्चों को अपना बच्चा माने, उनको एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं समझें, उनके प्रति संवेदना का भाव रखें। अगर हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं तो ये माने कि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनका दुख सुख को बांटें, उनकी परेशानी है वो दूर करें। अगर पीजी में रह रहे हैं तो उनकी देखरेख करें। कोचिंग के संचालक भी एक अभिभावक का रोल अदा करें। तो मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति जो कोटा की है उसमें काफ़ी सुधार आएगा और कोटा का जो फेस है वो और ज़्यादा उज्जवल होगा आने वाले दिनों में। राजस्थान में मुझे कोई मलाल नहीं रहा। अन्य जगह की अपेक्षा कोटा के लिए, पुलिस के लिए आप कौन को? हाड़ौती में मेरी पहली पोस्टिंग थी। हाड़ौती के बारे में ये माना जाता था कि चंबल का पानी है, उबाल खाता है, लेकिन ये भी सुना था कि यहाँ का उबाल चंबल तक ही सीमित रह जाता है, बाहर नहीं जाता। चंबल के बाहर नहीं जाता सर, सही नहीं। और ये मैंने महसूस किया कि यहाँ इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, पुलिस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। पुलिस के अच्छे कामों को सराहा, अगर कोई अपराध हो गया तो थोड़ा उबाल की स्थिति भी आई, लेकिन जब पुलिस ने उसको वर्कआउट कर दिया तो पीठ थपथपाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एग्जाम्पल आप आज खुद देख रहे हैं। मुझे तो कोई राजनीतिक दबाव की स्थितियाँ, मैंने पहला पोस्टिंग देखा जिसमें दूसरी पोस्टिंग्स की बजाय कोई राजनीतिक दबाव की स्थिति महसूस ही नहीं हुई। धारीवाल साहब थे, वो भी एक संरक्षक के तौर पे रहे, बिरला जी ने भी कोई ऐसा अनुचित दबाव नहीं डाला। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोटा में कोई राजनीतिक दबाव की स्थिति हो। सभी का सहयोग मिला, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे व्यापारी हों। छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो आम जन का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया जिसमें पुलिस को किसी रूप में किसी संस्था का, संगठन का, आम जनता का सहयोग नहीं मिला हो। सर, आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? मेरा सफ़र चोटन बाड़मेर से शुरू हुआ, 2 महीने रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई एक बाड़ी में। डकैतों ने भेड़पालकों की नाक काट करके, और पुलिस को जब दबाव पड़ा मुलजिमों की गिरफ्तारी का, तो तत्समय के जो डीआईजी थे उनको एक लिफाफे में डाल के और वो भेज दिया, कटी हुई नाक। तो वहाँ के डिप्टी एसपी को हटा दिया गया था। तो मेरा पदस्थापन चोटन से बाड़ी हुआ। 3 साल तक वहाँ पे
बाड़ी में पदस्थापित रहा। नशे उन्मूलन अभियान में काफ़ी एनकाउंटर भी हुए, एक मुकदमा भी हमारे खिलाफ दर्ज हुआ। उसके बाद 1 साल जयपुर रहा, सीओ महिला थाना के पद पर। उसके बाद सीओ सिटी अलवर रहा। उसके बाद कोटपुतली रहा। उसके बाद एडिशनल एसपी के तौर पर एसओजी में पदस्थापित हुआ। गंगानगर का जो चर्चित हथियार प्रकरण था उसका अनुसंधान अधिकारी रहा। उसके बाद अलवर में फिर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के पद पर तैनात रहा। वहाँ से एडिशनल एसपी फलोदी पोस्टेड रहा, जहाँ पे एक व्यापक ज़मीन घोटाला हुआ, उसका हाई कोर्ट से अनुसंधान अधिकारी मनोनीत हुआ। और उसी पृष्ठभूमि के जो अभियुक्त थे, जिन्होंने बाद में भंवरी देवी का अबडक्शन और मर्डर किया था, उनके साथ सीबीआई का जो अनुसंधान दल था उनके साथ रहते हुए उनकी गिरफ्तारी में सहयोग किया। पूरे उस समय वर्तमान में जो डीजी साहब थे, वो उस समय आईजी थे, तो डीजी साहब की पूरी टीम को, जिसमें मैं भी शामिल था, राष्ट्रीय स्तर पर सीबीआई डायरेक्टर ने सम्मानित किया। उसके बाद एडिशनल एसपी कमिश्नरेट जोधपुर में पदस्थापित रहा। फिर भरतपुर एडिशनल एसपी रहा। उसके बाद चूरू एडिशनल एसपी रहा, जहाँ पर आनंद पाल के जितने भी ठिकाने थे चूरू जिले के शरण के, वहाँ पे निरंतर दबिशों का परिणाम हुआ कि उसका गैंग बिखर गया और बाद में एसओजी ने मिलकर उसका एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद चूरू से मेरा आईपीएस में प्रमोशन हुआ। वहाँ पहला पदस्थापन भरतपुर एसपी के तौर पर हुआ। उसके बाद जालोर, बांसवाड़ा, उसके बाद धौलपुर और उसके बाद कोटा शहर। और ये पुलिस के सेवा काल की जो यात्रा थी उसका समापन मेरा कोटा से हो रहा है। सर, एक आप वो तक कुछ है जो इनाम घोषणा की थी, गोताखोरों को देना था परिधि कांड में जो सर्च किया था मोबाइल, उस समय मैं पता करूंगा कि उनको इनाम नहीं मिला तो हम उनको भी इनाम दिलाएंगे। कोटा में कायम कोटा की पुलिस है वो प्रोफेशनली बहुत साउंड है। इसके बावजूद भी मेरा जो अनुभव रहा डांग क्षेत्र का, और जहाँ जहाँ से चंबल बहती है वहाँ अपराध की नेचर लगभग एक सी है, चाहे वो कोटा हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे धौलपुर हो। और अपराधियों को जब ये लगता हो कि हमारे अनुकूल माहौल नहीं है, तो बहुत सारे अपराधी तो जमानत नहीं कराते। एक बार चले जाते हैं तो वो लौटने की कोशिश नहीं करते कि बाहर गर्म हवाएं चल रही है। तो अभी भी वो स्थितियां हैं। कोटा के बहुत सारे अपराधी आप तुलना करेंगे तो विगत वर्षों की तुलना में इस समय कोटा की जेल में सर्वाधिक अपराधी हैं और सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, वो अंदर है। जो ही कोई बाहर आया हमारी टीम ने उसको उठाया, बंद किया और वापस उसको उसी स्थान पर भेज दिया। जब अपराधी बाहर स्वतंत्र नहीं घूमेंगे तो निश्चित तौर पर अपराध पर नियंत्रण रहेगा। दूसरा जो आसूचना का तंत्र है वो वर्तमान समय में काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब एक तो जो टेक्निकल सर्विलेंस है वो आसूचना का मुख्य स्रोत है। दूसरा अपराधी का सस्टेन्ड इंट्रोगेशन होगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आएंगी। मैंने शुरुआती दौर में जितने भी अपराधी पकड़े गए खुद ने इंट्रोगेट किया। एक अपराधी अगर कोई ड्रग्स से संबंधित था, एनडीपीएस से संबंधित था, कोई चाकूबाजी से संबंधित था, तो उससे पूरा नेटवर्क का पता लगाया कि इस तरह के अपराध में और कौन कौन शरीक हैं और एक डाटाबेस तैयार हुआ। उनकी सबकी धरपकड़ हुई, उनकी राउडी सीट खोली गई, एचएस खोली गई, उनके जितने मुकदमे थे उनमें गिरफ्तारियां हो गई। तो वो जो अपराधी जिसके साथ पुलिस की सख्त डीलिंग होती है वो आपका एक प्रचारक बनता है जेल में जाकर के कि बाहर मत निकलना, अभी बहुत गर्म हवाएं चल रही। यही एक सारा सामान्य तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि अपराध की स्थिति बेहद नियंत्रण में रही और आगे भी रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे का सर चार्ज कौन संभालेगा? अभी तो एडिशनल एसपी हेड प्रवीण जैन को चार्ज देके जाऊंगा, किसी की पोस्टिंग होगी तो वो संभालेंगे। सर, आज सम्मान समारोह था, कितने अधिकारियों का सम्मान किया गया और किन किन को द्वारा किया गया? परिधि जैन हत्याकांड और एक अन्य प्रकरण में जिनका उल्लेखनीय योगदान रहा, उसमें एक प्रकरण में तो 1 लाख रुपए की राशि पीएचक्यू से घोषित की गई थी, उसका वितरण किया गया। और एक परिधि जैन की तरफ मामले में एलन और मोशन ने
3 लाख रुपए की घोषणा की थी, उसका जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा उनको वितरित की गई।